और सबके What- सब नादान बालक। हाँ यार अभी ठीक है। हीट स्टार्ट करते हैं अपन। व्हाट इज हीट? यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज हीट? हीट जानते हो क्या होती है हीट? व्हाट इज हीट? Type of energy. यस, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट के लिए मैं सिंबल यूज करूंगा क्यू, डेल्टा क्यू और क्यू यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट एंड क्यू मतलब हीट, बट हीट इज नॉट द एब्सोल्यूट टर्म। जैसे हम कहीं पर भी किसी सब्सटेंस पे, जैसे अगर आप पानी भी गर्म कर रहे हो तो पानी में कितनी हीट आप दे रहे हो, तो एब्सोल्यूट हीट मतलब कितनी है, तो कितनी है ये इरेलेवेंट होता है। कितनी आप सप्लाई कर रहे हो ये आप मेजर करते हो, तो कितनी आप सप्लाई कर रहे हो, कितनी एक्स्ट्रा हीट उस पर आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे डेल्टा क्यू वर्ड यूज कर देता हूँ, है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, चेंज इन हीट एंड एब्सोल्यूट हीट। तो डेल्टा क्यू मतलब आप कितना एनर्जी सप्लाई कर रहे हो या उस बॉडी में कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक बॉडी में एनर्जी होती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हीट की बात करें तो व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं इसको, थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये थर्मल एनर्जी है, वैसे नई एनर्जी नहीं है ये, है ना, न्यू एनर्जी नहीं है। जो हमने काइनेटिक एनर्जी वगैरह पढ़े थे ना, वैसे ही है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज आल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी, है ना। तो किसी भी मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं ये मटेरियल की बात करूं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से। अगर सॉलिड है तो बिल्कुल पास पास में, लिक्विड है तो थोड़े दूर, लेकिन गैस है तो और दूर दूर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कोई भी मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रेस्ट पे रहते हैं कि रैंडम मोशन में रहते हैं? बताओ कैसे रहते हैं ये? रैंडम मोशन। हाँ, सभी मोशन पे रहते हैं ना। तो मैटर में आपका ये आ गया, आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, या फिर हम एटम्स की बात करें, तो ये मॉलिक्यूल्स या एटम रेस्ट पे नहीं है, या तो वाइब्रेशनल मोड में है या फिर रैंडम मोशन पे है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके मोशन हो सकते हैं। तो इन एटम्स पे या मॉलिक्यूल्स पे ये कैसे होते हैं? दीज आर इन रैंडम मोशन। और अगर रैंडम मोशन पे हैं तो मोशन से रिलेटेड कौन सी एनर्जी होती है? मोशन से रिलेटेड रैंडम मोशन पे है। रैंडम मोशन पे मतलब इसके कारण कौन सी एनर्जी आएगी इस पे? काइनेटिक एनर्जी, बराबर है, काइनेटिक एनर्जी या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे किसी भी एटम की बात करूं या मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इट इज अटैच्ड विद द बॉन्ड, एंड ये ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है इसमें, रोटेशन भी हो रहा है एंड वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है इनके रैंडम मोशन पे, और जब यहाँ पे अगर बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें कौन सी एनर्जी भी है? पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन किस टाइप की एनर्जी, है ना। तो हम अब आ रहे हैं यहाँ पे अंदर। अभी तक अपन सिंगल पार्टिकल को लेके कर रहे थे। सिंगल पार्टिकल मतलब समझ गए, एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिस्कशन था आपका, है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। लेकिन जब हम बल्क मैटर की बात करते हैं, जैसे पूरा सॉलिड मटेरियल ले लिए अपन ने, या पूरा गैस ले लिए, या कोई लिक्विड ले लिया, अमाउंट ऑफ लिक्विड ले लिए, तो उसमें एक पार्टिकल तो नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और उनमें जो एनर्जी एसोसिएट होती है, तो यहाँ पे मैं तीन टाइप की एनर्जी लिख रहा हूँ। हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। हाफ ऑफ स्मॉल एम वी स्क्वायर,
and half of I omega square. It is rotational kinetic energy, it is translational kinetic energy, and it is potential energy. और इन तीनों का जो सम अगर अपन कर दें सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, ये सभी मॉलिक्यूल्स के लिए अगर इनका सम कर दें अपन, तो ये बनता है इसकी हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। तो इन एनर्जीज को अगर अपन ऐड कर दें यहाँ पे, तो ये कहलाता है फिर हीट एनर्जी, है ना। तो इसको आप हीट बोल सकते हो या फिर इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो। तो हर एक मटेरियल पे ये एनर्जी होती है, क्योंकि जो मोशंस हैं इनके एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, ये कंटिन्यूअसली होते रहते हैं एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट एट 0 केल्विन। तो ये एनर्जी को आप इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हो, हीट एनर्जी भी बोल सकते हो। तो हीट एनर्जी इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक में ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों का पार्ट आ गया। तो ये जो एनर्जी है इसको आप हीट बोल रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हीट सप्लाई करता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको हीट सप्लाई करता हूँ किसी तरीके से, अगर मैं इसको हीट देता हूँ यहाँ पे, है ना, मैंने अगर हीट दिया तो क्या होगा, इनका जो रैंडम मोशन है वो बदलेगा। रैंडम मोशन बदलेगा मतलब ये और तेजी से वाइब्रेट होंगे या फिर ट्रांसलेट होंगे या रोटेट होंगे। तो ये एनर्जीज में चेंज आता है। तो अभी तक हम जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे। पार्टिकल फिजिक्स है ना, कहां तक पार्टिकल फिजिक्स पढ़े अपन ने, वर्क पावर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तक। फिर रोटेशनल मोशन आए तो अपन ने पूरा कंप्लीट बॉडी के लिए पढ़े, लेकिन उसमें भी हम अंदर पे जाके नहीं देख रहे थे, बाहर बाहर क्या हो रहा था उसको देख रहे थे। और अब जो फिजिक्स आ रही है वो अब हम बॉडी के अंदर जाके देख रहे हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम देख रहे हैं उसको। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली चेंज हो रही फिजिक्स। यहाँ पे आप देखो पहले चैप्टर से और यहाँ तक अब जब हम पहुंचे हैं तो फिजिक्स में ऐसा सडन चेंज नहीं आया। काइनेमेटिक्स में सिंगल पार्टिकल के लिए आपने पढ़ा, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीजें आई। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर एनर्जी की बात की अपन ने, है ना। पहले सिंगल पार्टिकल की एनर्जी की बात की, फिर पूरा बॉडी के बाहर बाहर क्या हो रहा था पूरा, जैसे ये हम मटेरियल के अंदर जा रहे हैं, ये पूरा मटेरियल कैसा मूव कर रहा है, तो उसके लिए आप रोटेशनल या ट्रांसलेशनल को लेके कर रहे थे। जैसे यहाँ पे मान लो ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स का आप मोशन देख रहे थे, मान लो इसकी वेलोसिटी भी है, तो आप बोल दे रहे थे यहाँ पे इसकी ये काइनेटिक एनर्जी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर भी कोई नई टाइप की एनर्जी नहीं है, इसके अंदर भी यही एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इन्हीं का जो सम होता है उसको अपन एक नया नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड हीट। सो व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इसको आप थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे अगर आप हीट दोगे तो मान लो अभी इस बॉडी का जो टेम्परेचर है ये सपोज अगर T डिग्री सेल्सियस है, तो हीट सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर मान लो अभी TI डिग्री सेल्सियस है, अब इसका टेम्परेचर बदल गया, TF डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर इसका हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बदलेगा तो ये फिजिकल क्वांटिटी बदलेंगी, मतलब ये एनर्जी बदलेंगी। और आप बोल दोगे कि कितना चेंज आ रहा है, जैसे टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, तो आप अब इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल पार्टिकल नहीं है। इसलिए अब आपको कुछ दूसरे तरीके सोचने पड़ेंगे कनेक्ट करने के लिए, या इस टाइप की जो एनर्जी में जो चेंजेस आ रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको तो थोड़ा और अलग तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल तो है नहीं। अगर सिंगल पार्टिकल होता या फिर काउंटिंग में पार्टिकल होते 1 2 3 ऐसे जिसको आप काउंट कर सकते थे, तो आप इनको मेजर कर लेते, आपको नई कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए क्योंकि यहाँ पे बल्क में पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसलिए अब हमको नए तरीके से सोचना पड़ेगा, चीजों को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर आपको अब टेम्परेचर के बारे में सोचना है ना। तो जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर कैसे बदलता है या नहीं बदलता है, तो ये सारी कहानी सब इसमें आएंगी। सो व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब
इसकी एसआई यूनिट क्या है हीट की? व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? तो एसआई यूनिट क्या होती बेटा हीट की? एसआई यूनिट इज जूल। इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, जिसके लिए आप सिंबल जे यूज करते हो। एंड सीजीएस यूनिट इज ऑफ कोर्स इट इज कैलोरी, क्योंकि एनर्जी है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सॉरी, सीजीएस यूनिट इज अर्ज, बट कैलोरी एक बहुत पॉपुलर यूनिट है, बहुत पॉपुलर यूनिट है। पहले वर्क या एनर्जी को, वर्क को और एनर्जी को अलग अलग ट्रीट किया जाता था। तो ब्रिटिश सिस्टम में हीट को मेजर करने के लिए कैलोरी यूज किया जाता था, और आज भी बहुत पॉपुलर है कैलोरी। आप जो फूड पैकेट लेके आते हो ना, जैसे आप चिप्स का पैकेट लेके आते हो, बिस्किट का पैकेट लेके आते हो, तो उसमें देखना इतनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ये लिखा होता है। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर यूनिट है कैलोरी यहाँ पे। तो बट एसआई यूनिट क्या है इसकी? जूल इज द एसआई यूनिट। ठीक है, जूल इसकी एसआई यूनिट है। एंड सीजीएस यूनिट इज ऑफ कोर्स अर्ज। सीजीएस यूनिट क्या है इसकी? PARG, अर्ज। एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज होता है। बट कैलोरी इज द अदर यूनिट, इट इज नॉट द सीजीएस यूनिट। कैलोरी, 1 कैलोरी सिंबल आप 1 CAL लिखोगे, एंड इट्स वैल्यू इज 4.18 जूल, जिसको नियरली कितना मान सकते हो आप? 4.2 जूल मान सकते हो। ठीक है, तो पहले जैसे अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पर भी है। हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो और वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वर्क एंड हीट आर कन्वर्टेड, वर्क एंड हीट आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट को आप दोनों कन्वर्ट कर सकते हो। तो हीट एंड वर्क आर इंटरकनेक्टेड। वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े, ये भी एनर्जी है। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, वर्क को हीट में कन्वर्ट करना है। वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वर्क को अगर आपको हीट में कन्वर्ट करना, माइक म्यूट करो बेटा। वर्क को अगर आपको हीट में कन्वर्ट करना है तो आप जस्ट अपने हाथ को रगड़ो, है ना। देखो आप वर्क कर रहे हो और अपने यहाँ हथेली गर्म होती है, ठंड के दिनों में जनरली करते, बहुत ठंड लग रही है ऐसे इसलिए अपन ने, तो वर्क कर रहे हैं। वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो रहा है, सीधा सीधा। या फिर आप जैसे चल रहे हो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो टायर उसमें घिस रहे, गर्म हो जाते टायर, मशीनों के जो पार्ट्स हैं वो गर्म होते। तो ये डायरेक्टली वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हीट से वर्क में कन्वर्जन का एग्जांपल बताओ। हीट से वर्क में कन्वर्जन एग्जांपल, वर्क से हीट में कन्वर्जन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वर्क से आप हीट में कन्वर्जन कर रहे हो, हीट से वर्क में कन्वर्जन बता सकते हो? स्टीम इंजन। हाँ, स्टीम इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया। इसमें आप हीट से इसमें कन्वर्जन ले रहे हो, यहाँ पे आप वर्क में कन्वर्जन ले रहे हो। तो हीट से आप वर्क ला रहे हो, मतलब जो इंजन होते हैं जनरली वो हीट से हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वर्क से हीट में कन्वर्जन तो बहुत सारे आपको दिखते हैं। हीट से आप वर्क कैसे बनाते हैं? दैट इज यूजिंग द इंजन। स्टीम इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, ये उसका काम करते हैं यहाँ पे। तो पहले हीट को कैलोरी में मेजर किया जाता था, है ना। और वर्क और हीट को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन दी गई थी, एक एक्सपेरिमेंट आया था, एंड दैट इज वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम जूल्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 9th-10th स्टैंडर्ड में होता है, ये बताते हैं। तो ये है क्या? जिसमें आप हीट और वर्क को एक दूसरे से रिलेट करते हो, दैट इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू JQ, ऐसा लिखा जाता है। एक्चुअल में क्या है? वर्क इज प्रोपोर्शनल टू हीट, और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाओगे तो फिर आप एक कांस्टेंट लिखते हो, बट इट इज नॉट द कांस्टेंट, इट इज द कन्वर्जन फैक्टर। सो J इज कन्वर्जन फैक्टर, J इज कन्वर्जन फैक्टर, ये कन्वर्जन फैक्टर है। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। ठीक है,
जूल पर कैलोरी, ये कन्वर्जन फैक्टर, आप इसको 4.2 जूल पर कैलोरी भी बोल सकते हो. सो इट इज नॉट द कांस्टेंट हियर. W इज प्रोपोर्शनल टू Q, बट ये जो J है ये कांस्टेंट नहीं है, ये कन्वर्जन रेशियो है या फिर कन्वर्जन फैक्टर है. और इसको एस्टेब्लिश करने किया था, इसकी वैल्यू कितने निकाला था, जूल ने सबसे पहले निकाला था, इसलिए हम इसको जूल कांस्टेंट भी बोल देते हैं. बट रिमेंबर इट इज नॉट द कांस्टेंट, इट इज द कन्वर्जन फैक्टर. अब क्योंकि अब हम हीट को जूल में मेजर कर लेते हैं, तो अगर आप हीट को जूल में मेजर कर रहे हो तो फिर इस कन्वर्जन फैक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप हीट को जूल में मेजर कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, इफ Q इज इक्वल्स टू, अगर सपोज मैंने Q यहाँ पे कितना ले लिया, 10 कैलोरी ले लिया, तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू JQ, और J की वैल्यू आप पुट कर दोगे 4.18 जूल पर कैलोरी इंटू 10 कैलोरी, तो कैलोरी से कैलोरी कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो किस में बनेगा, जूल में बनेगा. लेकिन अगर आपने हीट को सीधा सीधा जूल में लिया है तो फिर उसको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने हीट को सीधा सीधा जूल में ले लिया है तो फिर कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है. तो दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने मान लो हीट को 10 जूल लिया, सो नाउ द वर्क डन इज इक्वल्स टू Q, तो फिर कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, वर्क की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10 जूल के बराबर आ जाएगी. तो कन्वर्जन कब करना है, अगर हीट आपकी कैलोरी में दी है और आपको वर्क में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर हीट ऑलरेडी जूल में दी है तो फिर कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखोगे. ठीक है, तो J इज नॉट द जूल कांस्टेंट, इट इज द कन्वर्जन रेशियो और कन्वर्जन फैक्टर. लेकिन बोल देते हैं कि हाँ ये जूल कांस्टेंट है जब आप वर्क से हीट में कन्वर्जन कर रहे हो या हीट से आप वर्क में कन्वर्जन कर रहे हो. ठीक है, तो लेकिन ये तभी यूज करोगे जब कैलोरी में इसकी यूनिट रहेगी, अदरवाइज नहीं. समझ गए अभी ये, कोई डाउट इस पे? व्हाट इज टेम्परेचर, बताओ. व्हाट इज टेम्परेचर, हीट तो अपन ने समझ लिया कि हीट क्या है. व्हाट इज टेम्परेचर, तापमान. तापमान. ओ भाई तापमान मत बोल. सर डिग्री ऑफ हॉटनेस. क्या? डिग्री ऑफ हॉटनेस. हाँ, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना. टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है? और टेम्परेचर मेजर करता है ना. इसको सर मेजर नहीं करता, वो यूनिट है, मींस कितना डिग्री टेम्परेचर है हीट का. हीट का कितना डिग्री टेम्परेचर, हीट तो एनर्जी भाई, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म पे. ठीक है, चलो टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, measure the degree of hotness and coldness. अब ये कैसे मेजर करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा हॉट है, कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है, कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है. तो इट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. सो टेम्परेचर इज नॉट द एनर्जी, इट इज द स्केल. या ठीक है, स्केल आप बोल सकते हो, एक यूनिट है ये मेजर करने की, हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की. सो टेम्परेचर मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, इट इज वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी. 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे अपन ने, उसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी ये. ठीक है, उसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी ये है थर्मो टेम्परेचर. ठीक है, उसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आप जिसको बोलते हो. समझ गए कि नहीं? हेलो. यस सर. हाँ, अब टेम्परेचर से पता चलेगा कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी. तो यहां पे मैं और लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ heat flow.
टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड करता है टेम्परेचर। तो हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो? सो नेचुरल डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो is from higher temperature to lower temperature, from higher temperature to lower temperature। हीट किधर पे फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। ये नेचुरल है हीट का फ्लो होना, ठीक है, दिस इज नेचुरल प्रोसेस। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर या फिर एसी या फिर हीट पंप, है ना। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब समझ गए, घर में जो फ्रीज अपन यूज करते हैं उस पे क्या होता है बता सकते हो क्या? क्या करता है फ्रीज? हेलो, ठंडा करता है और वो अंदर की हीट को बाहर फेंकता। हाँ, उसके अंदर मान लो आप उसका दरवाजा लगा दिए तो अंदर का टेम्परेचर कम है और उससे हीट को बाहर निकाल रहा है वो, मतलब लो टेम्परेचर से हीट को और निकाल के बाहर हाई टेम्परेचर पे फेंक रहा है। हमारे रूम का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके अंदर की और हीट खींच रहा है। तो ये तो उल्टा हो गया, फिर उल्टा हो गया कि नहीं? हम क्या बोल रहे हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये नेचुरल फ्लो है हीट का, दिस इज नेचुरल प्रोसेस। नेचुरली हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। So direction of heat flow, but it is a natural flow. Natural मतलब समझ गए? Direction of natural heat flow is from higher temperature to lower temperature. लेकिन अगर उल्टा करना है, lower temperature से higher temperature की तरफ heat को देना है, तो फिर वैसे ही नहीं जाएगी हीट, फिर आपको वर्क करना पड़ेगा, तब ये फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि हीट सिर्फ हायर से लोअर की तरफ जाएगी, ये नेचुरली जाती है ना, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। लेकिन अगर आपको लोअर से हायर की तरफ लेके जाना है तो फिर वो नेचुरली नहीं जाएगी, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा आप रेफ्रिजरेटर में करते हो, बिना बिजली के रेफ्रिजरेटर नहीं चलेगा आपका, ठीक है, या बिना बिजली के आपका एसी नहीं चलेगा। तो ये नेचुरली नहीं है, आपको वर्क करना पड़ रहा है, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही, तब ये उल्टा प्रोसेस हो रहा है। जैसे अगर हम पानी की बात करें, ग्राउंड फ्लोर से आपको छत में पानी पहुंचाना टंकी पे, वैसे पहुंच जाएगा क्या? बस पाइप लगा दोगे? हेलो, नहीं ना, क्या है? हाँ, छत पे अगर पानी की टंकी आप पाइप लगा हुआ, नीचे बस नल खोलोगे पानी आ जाएगा, उसके लिए कोई मोटर की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे से अगर आपको ऊपर भेजना है पानी को, तो फिर आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। समझ गए कि नहीं? समझ गए? नहीं समझा। अरे पानी को ग्राउंड फ्लोर से छत पे पहुंचाना टंकी पे, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मोटर चालू करनी पड़ेगी, तभी पहुंचेगा ना, नेचुरली पहुंच जाएगा। नो सर, लेकिन पानी की टंकी ऊपर से नीचे पानी वैसे ही पहुंच जाता है, उसके लिए कोई मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो नेचुरल हो गया। समझ गए? तो वैसे ही हीट का जो फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है हीट का, वो कैसा होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। मैंने इसलिए यहाँ पे ऑलवेज वर्ड नहीं लिखा कि ऑलवेज हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जबरदस्ती भी कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो जबरदस्ती, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर आपको हीट को भेजना तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा, वो जबरदस्ती वाली बात होगी, जो रेफ्रिजरेटर करता है, जो एसी करता है, ठीक है। तो नेचुरली हीट किधर फ्लो होती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिसाइड करता है कि हीट किधर फ्लो होगी। नेचुरली किधर फ्लो होती? हाई से लो की तरफ, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, अब हम आते हैं टेम्परेचर को मेजर करने की एसआई यूनिट पे। सो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI unit of temperature is Kelvin। सिंबल कैपिटल K यूज करते हैं। SI यूनिट इज केल्विन ऑन द बिहाफ ऑफ साइंटिस्ट केल्विन, ठीक है। और लिखते कैसे इसको? लिखते हैं अपन जैसे 0 केल्विन लिख दिए अपन ने, 20 केल्विन लिख दिए, 100 केल्विन लिख दिए, एक्सेट्रा। और कैसा नहीं लिखा जाता? जैसे अगर मैंने 20 डिग्री केल्विन लिखा,
सो दिस नोटेशन इज रॉन्ग। करेक्ट नोटेशन ये होती है, ये जो नोटेशन ये गलत नोटेशन है, डिग्री इसमें यूज नहीं किया जाता। ठीक है, केल्विन जो स्केल है, केल्विन स्केल इट इज एब्सोल्यूट स्केल, ये कहलाती है एब्सोल्यूट स्केल कहलाती है। और मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। एंड मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ मैटर कितना है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ मैटर 0 Kelvin. is 0 Kelvin. It is 0 Kelvin. ठीक है, 0 Kelvin इज मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि -20 केल्विन है तो ये भी गलत है, -10 केल्विन, इट इज रॉन्ग। -10 हो ही नहीं सकता, मिनिमम पॉसिबल कितना है, 0 है ना, मिनिमम पॉसिबल इज 0, इससे नीचे टेम्परेचर होगा नहीं। ठीक है, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होगा, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, इससे नीचे नहीं हो सकता। लेकिन अगर दिमाग में चल रहा होगा सर -5 डिग्री तो होता -5 डिग्री, तो -5 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन। ठीक है, वो अपन अभी सीखेंगे। बट मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन इज मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, एंड क्यों नहीं है, इसका रीजन 0 केल्विन के नीचे क्यों नहीं है, 0 को हमने बना दिया, एक बेस बना दिया, किससे नीचे हम टेम्परेचर नहीं लेंगे। ठीक है, तो होता क्या 0 केल्विन टेम्परेचर पे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन all type of motion will be ceases और stop हम वर्ड यूज कर लें। 0 केल्विन वो टेम्परेचर है, मतलब साइंटिस्टों ने क्या बोला है कि 0 केल्विन किसको लेना है, जब सभी टाइप के मोशन आपके रुक जाए। सभी टाइप के मोशन मतलब ऐसा नहीं कि ये पेन रुका हुआ है, मॉलिकुलर मोशन की हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। ऑल टाइप ऑफ मोशन, ऑल टाइप ऑफ मोशन मतलब आपके मॉलिकुलर मोशन, ऑल टाइप ऑफ मॉलिकुलर मोशन विल बी सीजेस। जितना भी मोशन हो रहा है मॉलिकुलर मोशन, वो अगर रुक गया तो हम उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, 0 केल्विन टेम्परेचर बोलेंगे। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे हम मॉलिकुलर मोशन की बात कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहा है ना, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स या एटम के बल्क में मोशन की बात कर रहे हैं कि भाई एटम जहां पे वो वहीं रुक गया। अब एटम रुक गया इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का घूमना बंद हो गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तब तो एटम स्टेबल है, नहीं तो ये तो चीजें ही खत्म हो जाएंगी फिर ऐसा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बाहर की बात कर रहे हैं। मतलब जो एटम है, जो एटम एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे आप एक जगह पे अगरबत्ती लगाओगे तो उसकी खुशबू दूसरी जगह तक जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि एटम्स मूव कर रहे हैं। तो वो एटम्स का मूवमेंट रुकना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, एटम्स या फिर मॉलिकुलर में, मॉलिक्यूल्स में जो मोशन हो रहे हैं, वो मोशन अगर रुक गए तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो टेम्परेचर, इसको हमको 0 केल्विन लेना है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, या न्यूक्लियस के अंदर जो मोशन होता है न्यूक्लियॉन्स का, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एटम्स के मोशन की या मॉलिक्यूल्स के मोशन की। ठीक है, समझ गए, हेलो, समझ गए इसको सर? वो एक बार वो केल्विन एब्सोल्यूट स्केल लिखे वहां से बताओ ना सर, एक वो फर्स्ट लाइन। नो सर, ऊपर वाली। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ मैटर इज 0 केल्विन। मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में जो हम मिनिमम टेम्परेचर बोल रहे हैं वो कितना बोल रहे हैं यहाँ पे, 0 केल्विन बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज 0 केल्विन, समझ गया? क्यों 0 केल्विन को मिनिमम बोला है, किसको 0 केल्विन बोला है साइंटिस्टों ने, कि जब सभी टाइप के मॉलिकुलर मोशन अगर रुक गए तो हम बोलेंगे कि ये 0 केल्विन आ गया, है ना, इसके नीचे फिर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। एंड जो अदर यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर को मेजर करने की, अदर यूनिट्स कौन कौन सी हैं आपकी, दैट इज डिग्री सेल्सियस स्केल,
T डिग्री सेल्सियस स्केल, T डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अदर स्केल्स हैं, बट मैं यहाँ पे CGS नहीं बोल रहा हूँ या फिर FPS नहीं बोल रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, बट डिग्री सेल्सियस इज वेरी पॉपुलर यूनिट एंड फ़ारेनहाइट भी बहुत पॉपुलर है। केल्विन ये SI सिस्टम पे हमने मेजर कर रहे हैं इस स्केल को, जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे इट इज 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये सही नोटेशन होती है, इसमें डिग्री आप यूज करते हो लेकिन केल्विन पे आप डिग्री यूज नहीं करते। एंड मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ये कितना है, 0 केल्विन है, और 0 केल्विन उस टेम्परेचर को बोला गया है कि जब मॉलिक्यूलर मोशन कैसे हो जाए, आपके रुक जाए, ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन विल बी सीजेस, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड 0 केल्विन। ठीक है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। समझ गए इतना? अभी नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी इसका। टेम्परेचर तो पढ़ ली कि है क्या ये, तो हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस समझ गए आप लोग, हीट किसको बोल रहे हैं अपन, टेम्परेचर किसको बोल रहे हैं, है ना, हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंस समझ गए? ठीक है, Yes, sir. अब आ रहे हैं हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में, तो ये भी एक अलग ही कहानी, अलग ही साइंस है इसकी। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी अलग ही कहानी इसकी, है ना, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इसकी अलग ही साइंस है, इसको थर्मोमेट्री बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसकी अलग ही कहानी। तो जो थर्मोमेट्री है ना, ये 2 टाइप की थर्मोमेट्री इसमें यूज करते हैं। थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ पे 2 थर्मोमेट्री है, एक है ओल्ड थर्मोमेट्री या क्लासिकल थर्मोमेट्री, ओल्ड एंड मॉडर्न, इसको क्लासिकल भी बोलते हैं, ओल्ड एंड मॉडर्न थर्मोमेट्री 2 टाइप से है। सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड जो साइंस है उसको थर्मोमेट्री बोलते हैं, एंड ये 2 टाइप से है, ओल्ड थर्मोमेट्री एंड मॉडर्न थर्मोमेट्री। और जिस डिवाइस से अपन टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं उसका नाम होता है थर्मोमीटर, एंड द डिवाइस इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज नॉट द स्केल, ये डिवाइस है बेसिकली जिसका यूज करके आप टेम्परेचर को मेजर करते हो। मैं यहाँ पे डिवाइस बोल रहा हूँ, है ना, इसको थर्मोमीटर को, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस, द डिवाइस इज थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज थर्मोमीटर, समझ गए? एंड जो ब्रांच है साइंस की जो टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री, ओल्ड थर्मोमेट्री एंड मॉडर्न थर्मोमेट्री। जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा थर्मोमीटर? हेलो, थर्मोमीटर देखा कि नहीं देखा? यस सर। यस देखो सर। हम इसको डिवाइस बोल रहे हैं थर्मोमीटर को, अब इसमें मार्किंग बनी होती है, स्केल्स बनी होती थर्मोमीटर में, है ना, हम इसको डिवाइस बोल रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल स्केल होती है उसको डिवाइस बोलते हैं क्या अपन? जो नॉर्मल स्केल आप यूज करते हो घर में, सेंटीमीटर वाली या फिर जो ज्योमेट्री बॉक्स में रहती है, उसको डिवाइस बोलते हैं क्या अपन? इज इट डिवाइस और नॉट? क्या सर, एक बार फिर से बताओ। हम जो स्केल यूज कर रहे हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, जो सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में या इंच में है या मीटर में है, वो क्या है, डिवाइस है कि क्या है वो? सर वो Tool है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या? इंस्ट्रूमेंट। हाँ, वो भी डिवाइस है बेटा, वो भी डिवाइस है, बट सिंपल डिवाइस है जिससे आप लेंथ का मेजरमेंट करते हो। तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज थर्मोमीटर, समझ गए? वो सिंपल डिवाइस है, मतलब कोई भी बना सकता है उसको।
लेकिन उसको बनाने के लिए आपको कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी स्केल होनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि चलो आपको घर में एक लकड़ी की स्केल बनाना, बना सकते हो कि नहीं लकड़ी की स्केल घर पे? यस कैसे बनाओगे लकड़ी की स्केल? सर, जो रेडीमेड रहती वहां पर एक्यूरेट मेजरमेंट से दिया रहता ना किस पे? सर। एक्यूरेट मेजरमेंट मीन्स कुछ गलत नहीं, और जो घर पे बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत तो गलत हो जाएगा ना नहीं, आप मेजरमेंट। जिससे बनाओगे तो क्यों गलत होगा? जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल आती है, आप उसका यूज करो ना बनाने के लिए। आप लकड़ी की एक स्ट्रिप ले लो, फिर जो ज्योमेट्री बॉक्स की स्केल उसको रखो, पेंसिल से मार्क करते जाओ। क्यों नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं। हाँ, लेकिन उसकी प्रिसाइसनेस उतनी अच्छी नहीं है। फिर आपको अगर और प्रिसाइसनेस चाहिए तो फिर आप वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज और भी डिफरेंट तरीके से जा सकते हो। बट ये स्केल है, सिंपल तरीके से आप घर में बना सकते हो। घर में बनाने के लिए क्या करोगे आप? एक स्टैंडर्ड स्केल का यूज करोगे, है ना? समझ गए कि नहीं? कि हाँ, ये स्टैंडर्ड स्केल है, इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है या 1 मीटर है, और उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे फिर स्केल। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? तो स्केल बनाते टाइम जो आप मार्किंग करते हो ना, उसको बोला जाता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ऑफ स्केल। जैसे जो यूनिट है, मीटर यूनिट है, इंच है, सेंटीमीटर है, आप अपने नाम पे भी यूनिट बना सकते हो, है ना? अपने नाम पे भी यूनिट बना सकते हो। साहिल यूनिट, ये लेंथ को मेजर करने के लिए। तो अब जो 1 मीटर का डिस्टेंस है साहिल में, मान लो उसको 80 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 80 डिवीजन ऑफ साहिल स्केल। तो ये एक क्या होता है? कैलिब्रेशन होता है कि आप उसको कैलिब्रेट कैसे कर रहे हो। तो ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स हैं। केल्विन स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में अपन डिफरेंट स्केल्स यूज करते हैं। डिफरेंट स्केल्स कौन कौन सी हो गई आपकी? डिग्री सेल्सियस हो गई, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गई, केल्विन स्केल हो गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं यहाँ पे। दीज आर द स्केल्स। ठीक है। अब आपने जो स्ट्रिप लिए, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में, उस स्केल में सेंटीमीटर के डिवीजन भी हैं, मिलीमीटर के भी हैं, ठीक है, इंच के भी होते हैं। तो वैसे ही आप थर्मोमीटर में आप डिग्री सेल्सियस के डिवीजन ले लो, आप फ़ारेनहाइट के डिवीजन ले लो, आप केल्विन के डिवीजन ले लो। तो दीज आर द स्केल्स, नॉट द टेम्परेचर। ये जो डिग्री सेल्सियस में बोल रहे हैं, जो डिग्री फ़ारेनहाइट में बोल रहे हैं, या फिर केल्विन में आप जो बोल रहे हो, ये स्केल्स हैं। ठीक है, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। सो दीस आर द स्केल्स। अब जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, ओल्ड थर्मोमेट्री एंड मॉडर्न थर्मोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब क्या बनाने के लिए? थर्मोमीटर बनाने के लिए। तो थर्मोमीटर बनाओगे आप, उसमें ये स्केल बनाओगे। तो थर्मोमीटर में ये आप स्केल यूज करते हो। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए आप एक पट्टी लोगे, आप एक स्ट्रिप लोगे और उस पे मार्किंग बना दोगे, सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मीटर की। सो दिस इज द स्केल्स। तो वैसे थर्मोमीटर में आप ये स्केल यूज कर सकते हो। और थर्मोमीटर बनाने के लिए आप ओल्ड या फिर मॉडर्न थर्मोमीटर यूज कर सकते हो। तो अब थर्मोमीटर क्या कर रहा है? क्या टेम्परेचर का मेजरमेंट डायरेक्ट होता है? नहीं, टेम्परेचर का मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। एंड थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? इनका पीछे जो प्रिंसिपल यूज होता है थर्मोमीटर बनाने के लिए, ये मैटर की फिजिकल क्वांटिटी या मैटर की जो स्टेट्स हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं? जैसे लेंथ हो गया, एरिया हो गया, या वॉल्यूम हो गया, या रेजिस्टेंस हो गया, ये किस तरह से चेंज होते हैं इन टेम्परेचर के साथ में, उसको मेजर किया जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? थर्मोमीटर बनाने का प्रिंसिपल ये है कि thermometer measure the change in physical quantity, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, एक्सेट्रा,
विथ टेम्परेचर, ठीक है, विथ टेम्परेचर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है थर्मोमीटर का? थर्मोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि ये क्या मेजर करते हैं, लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, या एरिया में कितना चेंज हो रहा है, या वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, या रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, इसको मेजर करते हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज मैं इसको x से डिनोट कर दे रहा हूं एंड इट इज t, तो x इज प्रोपोर्शनल टू t। व्हाट इज x हियर? x मे बी लेंथ, मे बी एरिया, मे बी वॉल्यूम, मे बी प्रेशर, प्रेशर भी यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मे बी प्रेशर। तो x ये है, तो आप मेजर क्या कर रहे हो? लेंथ मेजर कर रहे हो, आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो टेम्परेचर के चेंज करने से। और ये जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है वो टेम्परेचर बताता है। तो उसके लिए फिर कैलिब्रेशन की आपको जरूरत पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट स्केल में कैलिब्रेशन किया जाता है। तो बेसिकली आप मेजर क्या कर रहे हो? x। व्हाट इज x? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। ये x क्या है? इट मे बी लेंथ, इट मे बी एरिया, इट मे बी वॉल्यूम, इट मे बी प्रेशर, इट मे बी रेजिस्टेंस। ये है कि ये टेम्परेचर के साथ कैसे बदलता है। तो आप मेजरमेंट आप इनका करते हो टेम्परेचर के साथ में, और फिर स्केल बनाते टाइम आप मार्किंग देते हो उसमें, उसको बोला जाता है कैलिब्रेशन। तो मार्किंग आप डिग्री सेल्सियस के हिसाब से भी दे सकते हो, फ़ारेनहाइट के हिसाब से भी दे सकते हो, केल्विन के हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हम जो यूज करते थर्मोमीटर डे टू डे लाइफ में, ये थर्मोमीटर आपने सभी ने देखा होगा, है ना। हम डे टू डे लाइफ में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, इसमें मर्क्यूरी भरते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब होती, छोटी सी कैपलरी होती है, ये इस तरह से, ये इसकी बॉल होती है यहाँ पे सिलेंड्रिकल, और इस पे क्या भरा होता है, यहाँ पे मर्क्यूरी भरा होता है, ठीक है। तो जब आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट पे लाते हो, तो ये मर्क्यूरी में क्या होता है भाई बताओ? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसको कांटेक्ट पे लाते हो तो क्या होता है इसमें? मर्क्यूरी में अपनी जगह पे रहता है कि फैलने लगता है, ये एक्सपांड होने लगता है? सर एक्सपांड होने लगता है, मतलब इसकी लेंथ बदलने लगती है। और कहीं तक अगर ये आया तो आप यहाँ पे इसकी रीडिंग ले लेते हो। तो मरकरी में बेसिकली क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करने से ये लेंथ चेंज हो रही है ना। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, जिसके कांटेक्ट पे आएगा, इसमें एक्सपांशन होने लगेगा, ठीक है ना। तो क्या चीज चेंज हो रहा है यहाँ पे? लेंथ चेंज हो रही है। तो आप मरकरी में कितनी लेंथ में चेंज हुआ है उसको मेजर कर रहे हो, और उससे आप बोल रहे हो कि हाँ इतना टेम्परेचर है। तो फिर अब आप यहाँ मार्किंग में क्या कर दोगे? आप सेल्सियस वाली मार्किंग लगा दो, या फ़ारेनहाइट की लगा दो, या केल्विन की लगा दो। दैट इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन। तो उसके पहले आपको कुछ लेना पड़ेगा कि जीरो, जैसे 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे कितनी लेंथ है, 100 डिग्री पे कितनी लेंथ है, उसको फिक्स कर दोगे, फिर मार्किंग बनाओगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे स्केल बनाते हैं और उस पे जब मार्किंग लगाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कैलिब्रेशन, ठीक है ना। एंड देन जो थर्मोमीटर्स होते हैं, थर्मोमीटर इन प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। तो गैस थर्मोमीटर भी होते हैं जो वॉल्यूम और प्रेशर को मेजर करते हैं। मर्क्यूरी थर्मोमीटर ये लेंथ को मेजर कर रहा है। कुछ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होते हैं जो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो बेसिकली ये करते क्या है यहाँ पे, ये इन चेंजेस को मेजर करते हैं। तो थर्मोमीटर भी आपके अलग अलग टाइप के हो गए, जैसे गैस थर्मोमीटर हो गए, है ना, मर्क्यूरी थर्मोमीटर हो गया, फिर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हो गए। तो थर्मोमीटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? गैस थर्मोमीटर वॉल्यूम में चेंज और प्रेशर में चेंज को मेजर कर लेता है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर हमारा ये वाला हो गया। तो थर्मोमीटर भी आपके अलग अलग टाइप के बन गए, ऐसे समझ गए कि नहीं? अब ओल्ड थर्मोमेट्री एंड मॉडर्न थर्मोमेट्री। तो ओल्ड थर्मोमेट्री में एक स्टेट यूज की जाती है। ओल्ड थर्मोमेट्री में हम वाटर को लेते हैं, यहाँ पे ओल्ड थर्मोमेट्री में लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसको लिया जाता है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज
freezing point of water, it is freezing point of water, or UFP, upper fixed point is taken as boiling point of water, boiling point of water। तो वाटर की ये जो दो स्टेट है ना, ये वेल नोन स्टेट है शुरुआत से, वाटर का फ्रीज होना और वाटर का बॉयल होना, ठीक है। तो जो ओल्ड थर्मोमीटरी है उसमें लोअर फिक्स पॉइंट किसको लिया जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, एंड अपर फिक्स पॉइंट किसको लिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। लेकिन मॉडर्न थर्मोमीटरी में जो लोअर फिक्स पॉइंट है उसको 0 केल्विन पे लिया गया है, और अपर फिक्स पॉइंट को कहां पे लिया गया है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट को लिया गया, मैं अभी लिखूंगा बताऊंगा। तो ओल्ड थर्मोमीटरी में वाटर की ये दो स्टेट को कंसीडर किया गया है स्केल बनाने के लिए, ध्यान रखना। तो स्केल बनाने के लिए ये दो स्टेट का यूज किया गया है, एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ओल्ड थर्मोमीटर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन अब कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर, इस पे आते हैं। थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, इसमें स्केल कैसे बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का।